जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या एस्ट्रोलॉजी से पहले से ही कनेक्टेड हैं या आप अभी एस्ट्रोलॉजी में एंटर कर रहे हैं। विशाल जी। मैम, मैं प्रवीण वन का भी मैंने एग्जाम दिया है और अब प्रवीण टू के लिए आगे ज्वाइन करूंगा। आईकास से ही मैंने प्रवीण वन का एग्जाम दिया है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी म्यूट हो गया था। तिलक नगर से ही। जी जी। ओके। आशा जी। हाँ जी मैम, मैंने भी आई कास्ट से ही अभी दिया है। एक सर ये हो गया, एक कोर्स तो हो अच्छा। गया प्रवीण वन। ओके। तो मैं 5-6 महीने पहले से ही शुरू किया, उससे पहले से बहुत ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है उससे प्रायर। ओके। लेकिन वास्तु में एंड भी है योगिता। इंटरेस्ट मुझे। गुड है। योगिता जी। नमस्कार मैम। मैंने ज्योतिष जी। प्रवीण के लिए अभी अप्लाई किया है, जुलाई से मेरा सत्र शुरू होगा। और अभी इतनी कोई नॉलेज नहीं है वास्तु के बारे में, थोड़ा बहुत बस रील्स के द्वारा देखते रहते हैं, बस उतना ही ज्ञान है। थैंक कोई यू। बात नहीं, अब धीरे धीरे आगे भी बढ़ जाएंगे। एंड हनी जी। हनी जी। हनी शुक्ला। शायद वो नहीं है, चली गई हैं। ओके, म्यूट है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ, वैसे ये भी आईकास की ही स्टूडेंट हैं। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रार्थना से। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़िए। कोई पढ़ना चाहेंगे? ओम ब्रह्मा चलिए मैं ही पढ़। हाँ। मुरारी ठीक है। ब्रह्मा त्रिपुरांतकारी त्रिपुरांतकारी भानु भानु शशि शशि भूमि भूमिसुतो बुधश्च सुतश्च एक 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 जना बोलें गुरु। प्लीज, एक जना बोलें, बाकी सब म्यूट करके अपना विशाल जी खुद आप से बोलते बोलिए। हैं। हाँ, एक जना बोलें ताकि सबको अच्छे से सुनाई। मैं फिर से पुनः प्रारंभ करता हूँ। हाँ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम। तीन तीन बार करते हैं हम जी इसका। जी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। श्री गुरुवे नमः। नमस्कार जी। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है। तो आज हम वास्तु के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के बारे में बात करनी तो बनती ही है। एक बार मैं अपना कैमरा सेट कर लूं। तो पहले तो जिस आईकास से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स आपके में से ऐसे हैं जो प्रवीण वन कर चुके हैं, तो ये जरूरी है कि आपको आईकास के बारे में कुछ ज्ञान होगा ही। फिर भी मैं आपको जो भी नए हैं उनसे बात करना है या उनको आईकास के बारे में बताना चाह रही हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, आईकास जिसको हम कहते हैं, ये जो है, ये नवंबर 1984 में डॉक्टर बीवी रमन जी ने इसको स्टार्ट किया था। एस्ट्रोलॉजी का जो एक विद्यालय बनाया गया है, तो यहाँ ये जो इंस्टीट्यूट है वो डेडिकेट करता है स्टडी को, रिसर्च को, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को प्रमोशन करता है, वास्तु को, और एस्ट्रो साइंस को प्रमोट करता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को, जैसे एक एक सिंपल एग्जांपल है, हर व्यक्ति चाहता है सेल्फ ग्रूमिंग,
उसमें जैसे गर्ल्स की बात कर लेते हैं, वो पार्लर जाकर थोड़ा बहुत सेल्फ मेकअप सीखना चाह रही होती हैं, या हम ये कह सकते हैं सेल्फ ग्रूमिंग में हम चाह रहे होते हैं कि हम लोगों के साथ कैसे बातचीत करें, लोग वो भी सीखने जाते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा ऋषि मुनियों का एक साइंस है, आज हम जरूर दूरबीन लगा के मंगल लाल है और ये ऐसा है और वो वैसा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ये सब चीजें अपनी आंखों से देखकर और क्लियर की हुई है कि क्या चीज किस कलर की है, कितनी दूरी पर है, कितने सेकंड सूर्य को अपनी रोशनी को धरती पर भेजने में लगते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई। अब क्योंकि हम साइंस में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आज की डेट में साइंस भी हमें यही सारी चीजों को बताता है कि ये इतना दूर है, ये इतने कलर का, ये ऐसा है, ये वैसा है, और वही सारी चीजें हम अपने आईकास के चैप्टर्स में पढ़ते हैं। हमारा जो ये आईकास का चैप्टर है, ये आईकास तिलक नगर है। इसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो तमिलनाडु चेन्नई में है। आज की डेट में ये मोर देन 60 चैप्टर ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली में ही अगर आप कहोगे तो वो भी लगभग 9 या 10 चैप्टर्स हैं। और मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ, तो कोई पता नहीं कि कहीं और भी नया चैप्टर खुलने की तैयारी चल रही हो, और आपको जब आप आ जाते हो और आप लाइव मेंबरशिप में आ जाते हो, तो आपको भी पता चलता है कौन सा कहाँ चैप्टर नया ओपन हो रहा है। ये जो मैंने पीपीटी बनाई है, उसमें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि वास्तु शास्त्र है क्या, कितना पुराना है वास्तु शास्त्र। जो हमारे भारत का बहुत ही पुराना ज्ञान है। ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को आगे चलाया है, ब्रह्मा जी के द्वारा इस ज्ञान को चलाया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी बहुत सारी कथाएं भी हैं मत्स्य पुराण के अंदर। जैसे एक कथा ये है कि अंधकासुर और शिव जी का युद्ध हुआ। जब वो अंधकासुर को उन्होंने मारा, तो उनके माथे से एक पसीने की बूंद गिरी, उस बूंद से एक राक्षस उत्पन्न हुआ। और वो जो राक्षस था, उसने शिव की ही आराधना की, इतनी आराधना की कि उसने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी ग्रास ना कर सके, मतलब मुझे कोई ना खा सके, ना मार सके। आपको तो पता ही है, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, उन्होंने अच्छे से उसकी जो तपस्या है उसको तथास्तु कर दिया, उसको वरदान दे दिया। अब जब वरदान दे दिया, तो अब उसने तबाही शुरू कर दी, और इतनी तबाही करते करते वो धरती पर गिर गया। अब जब गिरा तो औंधे मुंह गिरा, मतलब मुंह नीचे और बैक जो है उसके ऊपर। अब क्योंकि इतनी तबाही कर दी थी और सब चाह रहे थे कि किसी तरीके से इसका अत्याचार खत्म हो, तो सब देवता जो हैं उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। जब इकट्ठे 45 देवता उस पर चढ़कर बैठ गए, तो वो हिलडुल नहीं सका। फिर उसने गुहार लगाई ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम ये अपना तांडव है ये बंद करो, नहीं तो तुम्हारे को तो ये बख्शेंगे नहीं, और मैं किसी को कहूंगा नहीं क्योंकि तुमने इतना अत्याचार किया। तो फाइनली उसने जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, ये जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो जहां जो देवता बैठा हुआ था उसको वो एरिया मिल गया, और उसने जो क्षमा याचना की, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा। और जब जो भी व्यक्ति धरती के ऊपर, क्योंकि वो धरती पर आकर औंधे मुंह गिरा था, धरती पे जो भी व्यक्ति जहां पर भी बैठेगा या कोई भी कार्य करेगा, रहेगा, और अगर वो वास्तु पुरुष को ध्यान में रखकर उसकी पूजा अर्चना करके करेगा, तो तुम्हें उसको वो धरती जो है फलीभूत करनी है। मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट जिस कारण से, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे वो व्यवसाय के लिए हो, आपको उसको फलीभूत करना ही करना। तो इस तरीके से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। ऐसे एक मत्स्य पुराण के अंदर एक और कथा भी है, जिसमें ये एक जो राक्षस है, उसी राक्षस ने बहुत तांडव किया हुआ था, और सब देवताओं ने मिलकर उसके साथ युद्ध किया। कई देवताओं को उसने घायल किया। फिर वो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने जब बीच में हस्तक्षेप किया, तो सब देवताओं ने उस राक्षस को दबोच लिया और उसको गिरा दिया, और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। देखो, ये अलग अलग तरीकों से कहानी वही कही गई है। तो बेसिकली वास्तु शास्त्र जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति हुई मानी जाती है, कि ब्रह्मा जी ने
हमारे को इस ज्ञान की प्राप्ति करवाई। हम वास्तु शास्त्र को प्राचीन कला कह रहे हैं क्योंकि वो इतने समय पुरानी है। बेसिकली ये जो नेचर है, हम इस नेचर के साथ में कैसे रहें, या वो जो स्थान है वो स्थान हमारे लिए कैसे फलीभूत हो, इसके बारे में हम वास्तुशास्त्र के माध्यम से, या वास्तुशास्त्र के जो हम स्टडी करेंगे उस माध्यम से जानेंगे। क्योंकि जब हम इस लोक में आते हैं तो एक मात्र जो ये प्रकृति ही है, पहले आज बड़े सारे डॉक्टर हैं, पहले सारा आयुर्वेद था। आयुर्वेद क्या था? प्रकृति था। तो हमें उसके साथ सामंजस्य बना के चलना ही है। उसका कारण ये है कि ये जो नेचर है, ये जो ब्रह्मांड है, ये पंच महाभूतों से मिलकर बना है। उसी तरीके से हमारा जो ये शरीर है, ये भी पंच महाभूतों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, राइट? ये सबको पता है, ये बताने वाली चीज नहीं है। लेकिन हमारे वास्तु में इसका क्या रोल है, हमारे शरीर में इसका रोल क्या है, और इसके साथ हमने कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। आप बोलते हो ना, वात रोग है, बॉडी के अंदर हीट हो गया है, तो ये सारी चीजें क्या है कि आपका जो पंच महाभूत है आपके शरीर के अंदर, वो डिसबैलेंस हो गया है। क्या ये सब इक्वल है? नहीं, ये सब इक्वल नहीं। तो सबसे बड़ा क्या है? आकाश। क्यों? क्योंकि वो सबको कवर कर जाता है, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, सबको कवर कर। तो पंच महाभूतों में महान कौन हुआ या सबसे बड़ा कौन हुआ? आकाश तत्व हो गया। बेसिकली हम ये कॉम्बिनेशंस के माध्यम से, मतलब नेचर और हम, क्योंकि हम इस धरती पर वास कर रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वास्तु के बारे में। वास्तु है क्या? ये एक विज्ञान। वास और तू, दो संधि विच्छेद किया जाए, उसमें तू प्रत्यय लग जाता है। वास क्या है? रहना, निवास करना। रह कौन रहा? हैबिटेट किसका है? हमारा। ऐसे आप देखते हो जानवर का, पक्षी का, हर एक का अलग अलग ईश्वर ने बनाया। तो हमारे लिए जब उसने धरती चुनी है तो उसके साथ हमारा एक अच्छा सामंजस्य, संतुलन बना रहे, ताकि हम संतुलित भी रहें, सुखी भी रहें, और जो काम करने हम इस धरती पर आए हैं या अपने परिवार से संबंधित जो कार्य हमें करने हैं, हम उसे सफलतापूर्वक कर सकें और खुद भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मन शांत और समृद्धि, तरक्की या सकारात्मकता, ऊर्जा, ये सब चीजों का हम अपने आप में भी बैलेंस भी देखें, और साथ ही साथ उस बैलेंस के साथ हम उसको आगे कंटिन्यू करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। वास्तुशास्त्र भारत का बहुत प्राचीन ज्ञान है, ये हम जानते हैं, लेकिन ये लगभग 5000 वर्ष पुराना, मतलब तब से, चाहे ब्रह्मा जी के द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन इसको जो रिकॉर्ड्स में देखा जाए तो 5000 वर्ष पुराना ये ज्ञान है। हम सब जानते हैं। ये जैसे मैंने भी बताया, वास्तु क्या है? वास धातु है और तू प्रत्यय लगा है, तो रहने का स्थान। अब ये रहने का जो स्थान है उसको हमने समझने के लिए वास्तु को बड़ा थॉरली समझना ही पड़ेगा। वास्तु के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करते, पूरा वास्तु जो है सूर्य की डायरेक्शंस के ऊपर, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हो ना, सूर्य चल रहा होता है, घूम रहा होता है, सूर्य के अनुसार आपको अगर किसी का पता चल जाए, ज़ोडिएक साइंस वगैरह थोड़ा सा पता चल जाए, आप उसके नेचर को जानते हो। इसी तरीके से हम वास्तु को जानते हैं, और वो भी हम सूर्य से कनेक्ट करते हैं, सूर्य की गति से उसको कनेक्ट करते हैं। वायु का प्रभाव देखते हो, बोट चलती है, आप देखते हो कि हवा की डायरेक्शन कहाँ है। अगर हम उसी डायरेक्शन में है तो हमारी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन अगर हम अपोजिट हैं तो हम उसके साथ भी फाइट करके आगे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें वास्तु में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वास्तु के द्वारा हम ये जानेंगे कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ जो चीज हम बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, छोटा घर बना रहे हैं, वहां रहने वाले लोगों के लिए वो किस तरीके का रोल प्ले करेगा, क्या वो अच्छा है। अब आप, क्योंकि आजकल देखो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपको पता है कि थ्रू नेट आप ये जान लेते हो कि घर के आगे सड़क है, टी पॉइंट बन रहा है, इट इज नॉट गुड। लेकिन अब आपको तो ये घर पेरेंट्स से मिला हुआ है, आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स रह रहे थे, तो क्या आप घर छोड़ दोगे? नहीं। तो आप क्या करोगे?
क्योंकि आपको वास्तु का ज्ञान है तो आप उसकी रेमेडी करना चाहोगे, ताकि आप उस घर को एक्चुअल घर बनाकर परिवार के साथ सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य सब प्राप्त कर सके। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि वास्तु शास्त्र का बेस क्या है। ये जो हम वेदास पढ़ते हैं, वेदास के बारे में हमारे को थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है, हमारे वेदों के द्वारा, ये हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब में कुछ कुछ वास्तु के टिप्स दिए गए हैं। आप अगर देखोगे तो ऋग्वेद में हमारा जो नेचर है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसका वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में घर निर्माण क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके लिए कौन सी जगह अच्छी है, उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि घर के हर उम्र के सदस्य के लिए उस घर के एरिया में कौन सा एरिया बेटर, उसी घर में अगर प्रोफेशन है, उसी घर में अगर बीमार है, उसी घर में अगर कोई स्वस्थ है, उसी घर के अंदर कोई पहलवान है, कोई स्त्री है, उन सब के लिए एक एक जगह निर्धारित की गई है। ये सब हमें यजुर्वेद के अंदर दिखाई देता है। अथर्ववेद में भी भूमि, गृह निर्माण, समृद्धि, सुरक्षा, इस सब के सिद्धांतों के बारे में लिखा गया है। तो बेसिकली जो वेदास हैं वो मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, ताकि मनुष्य अपने जीवन को और बेहतर और संतुलित कर सके, अपने जीवन को वो एंजॉय कर सके। ठीक है। अब हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। इसको बेसिकली ये जो हम स्थापत्य वेद कह रहे हैं, ये भी वास्तु वेद ही है। वास्तु के बारे में ये जो हमारे वेदास हैं, उनके उपवेदास भी हैं, उनके बारे में ज्ञान, वास्तु के बारे में ज्ञान इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, डिटेल में दिया गया है कि भूमि का चयन कैसे करना है, भवन की कैसे योजना बनानी है, पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, एनर्जीज कैसी होनी चाहिए, ये सब का ज्ञान जो है आपको इसमें मिलेगा। जब हम घर बनाते हैं तो वो एक एरिया छोटा होता है, फार्म हाउस बनाते हैं और बड़ा हो जाता है, महल बनाते हैं उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है, मंदिर, कार्यालय या पब्लिक प्रॉपर्टीज जो निर्माण की जाती हैं, ऑफिसेज बनाए जाते हैं, सबकी जरूरतें बदलती चली जाती हैं। वही एक घर है, हम कहते हैं उसमें ऑटोमेटिक दरवाजा मत बनाओ, ऑटोमेटिक कोई भी पांव रखेगा दरवाजा। वही आप मॉल जा रहे हो, गुरुद्वारे मंदिर जा रहे हो, और वहां आजकल आप देखते हो बिकॉज ऑफ एसी उन्होंने ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए होते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे ही आप उस रेंज में जाते हो, सेंसर आपका दरवाजा खोल दो। तो वही दरवाजे हम अपने घर में भी लगा लेते हैं, क्या चलेगा? नहीं, वो नेचर फ्रेंडली नहीं, हमारे घर के हिसाब से वो प्रॉपर नहीं। तो हम ये सब चीजें, कि एक वो पंजाबी की कहावत है ना कि किसी के लिए तो माँ स्वादी और किसी के लिए बात, तो वास्तु भी सबके लिए एक जैसा नहीं है। एक बच्चे के लिए अगर हमारे को कमरा रेडी करना है वास्तु के अकॉर्डिंगली, तो वो एक अलग है। आप देखते हो ना, जब नया बच्चा आता है तो आजकल एक ट्रेंड चला है, गर्ल हुई तो पिंक बलून लग रहे हैं, बॉय है तो ब्लू बलून लग रहे हैं, उसके हिसाब से बच्चे की बेड शीट्स हैं, उसके हिसाब से हम ये भी, चलो बॉय और गर्ल की भी बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता है न्यूबॉर्न बेबी अभी आने वाला है, तो उसकी हम शॉपिंग कर लेते हैं और उसके रूम की डेकोरेशन उस तरीके से कर लेते हैं कि बच्चों की चीजें उसके अंदर नजर आए, खिलौने रख सके, ब्राइट कलर्स हों। क्या आप अपने बेडरूम में वैसे कोई ब्राइट कलर करते हो? लेकिन उसमें नीला, पीला, हरा, गुलाबी सब कर लेते हो ब्राइट कलर। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो ब्राइट कलर है वो एनर्जी देता। इसी तरीके से एक पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी डिमांड, उसकी जरूरतें, उसकी खुशियां अलग हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी अलग है। अर्नर पर्सन है, उसकी अलग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वास्तु ने बहुत ज्ञान दिया है हमें, ताकि वो अपने जिन कामों को करने के लिए रेडी करते हैं, सवेरे उठते हैं, रेडी करते हैं, वो उन चीजों को कर सके। हम अपने आप को नेचर के साथ जितना ज्यादा कनेक्ट करते जाएंगे, उतना ही हमें वास्तु का ज्ञान बहुत अच्छा होगा। और जब नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो एनर्जीज हमें डिस्टर्ब कर रही हैं या हमारे को बैलेंस नहीं बनाने दे रही हैं, वो चीजें बैलेंस करने में भी हमें सहयोग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वास्तु के जो बेस हैं, मूल आधार हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं।
हम उसकी एनर्जीज को चेक करते हैं, कहाँ कितनी एनर्जीज है। उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं हम जी। किसी ने कहा नींव बनानी, नींव खोदनी, सबके लिए एक ही डायरेक्शन सूट करेगी नहीं। तो हमें वहां की एनर्जीज को चेक करना है, वहां की जमीन को चेक करना है, वहां की मिट्टी को चेक करना है, उसकी ऊर्जा को चेक करना है। तो ये सारी चीजें हमें वास्तु के द्वारा ही प्राप्त होंगी, ताकि हम वहां रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें, उनकी लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए और उनकी फैमिली को हैप्पी रखने के लिए। तो हमें ब्रह्मांड से जो एनर्जीज आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करना चाहिए, या ब्रह्म मुहूर्त में हमें कुछ भी अ, जो धार्मिक आध्यात्मिक चीजें हैं वो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सनराइज से पहले 1.5 घंटा जो है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, राइट? जब वो ब्रह्म मुहूर्त है, हम जब ईश्वर आने लगते हैं और उससे पहले उनके सब जो फॉलोअर्स हैं वो उठकर उनके आने का इंतजार करते हैं। ईश्वर भी देखता है कि मेरे लिए भी कोई खड़ा है। तो वो डायरेक्शन कौन सी होती है? सनराइज ईस्ट में हो रहा है, लेकिन जो हम एक आध्यात्मिक एरिया मान रहे हैं या हम कह रहे हैं फुल एनर्जी वाला एरिया, वो क्या है? पीछे चले जाओ, सनराइज पीछे, अगर सनराइज को पीछे कर देंगे क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो इतना पावरफुल एरिया है कि हम और कुछ ना देखते हुए सीधा कर देते हैं कि मंदिर वहीं बना दो। क्यों बना दो? सनराइज तो हुआ ही नहीं। मैंने आपको पहले बोला कि सन के साथ हमारा वास्तु का बहुत गहरा संबंध, जहां जहां सूर्य जाएगा वहां वहां हम पीछे पीछे दौड़ते हुए चले। लेकिन यहाँ तो हम सन से पहले पहुंच गए। ये क्यों पहुंच गए, उसका कारण क्या है, वहां की एनर्जीज क्या है, वहां कौन से देवता वास करते हैं? आप जब ये सब पढ़ेंगे तो आप ये भी जानेंगे, जैसे मैंने कहा कि अंधकासुर के ऊपर 45 देवता बैठ, ऐसे ही हम देखेंगे कि प्लैनेट्स का भी उसके ऊपर अधिपत्य है। प्लैनेट्स के साथ साथ जो हम देवताज और प्लैनेट्स और एनर्जीज, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। चाहे वो प्लॉट 100 गज का हो, चाहे 50 गज का हो, चाहे 25 गज का हो, और चाहे 1000 गज से भी ऊपर चला जाए, एकड़्स में भी होगा तो हम उसको भी उसी तरीके से रीड करेंगे। तो ये सब कुछ हम इसी में जानेंगे, देखेंगे। अब जब हमारे पास एक प्लॉट है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक 100 गज का प्लॉट। अब उस 100 गज में हम किसी को भी कहीं भी थोड़ी जगह दे दें। हमारे घर में तो हर एज के लोग हैं, पढ़ने वाले भी हैं, और ये चलो पढ़ने वाले से और छोटे आ जाते हैं, न्यू बॉर्न है, गर्भवती स्त्री है, या हम कह सकते हैं कि बुजुर्ग हैं, या काम करने वाले हैं, या हमारे घर का ब्रेड अर्नर है। तो हमें हर एक को उस 100 गज के अंदर जगह देनी। न्यूली बेड्स हैं, ये भी होता है ना कि भैया दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ कुछ दिमागी तौर पे कनेक्ट हो। तो वो सारी चीजों के लिए भी वास्तु ने एक जगह निर्धारित कर रखी है, ताकि एक दूसरे में पेशेंस आए और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ताकि प्रकृति और उस प्लॉट पे रहने वाले लोगों के बीच में एक बैलेंस, सामंजस्य, उस सामंजस्य के कारण ही उस घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी भी और टिकेगी भी। नहीं तो वो भाग जाएगी। अब वो कैसे भागेगी वो भी वास्तु बताएगा, क्यों भागेगी वो भी वास्तु बताएगा। पंच महाभूत, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब का अलग अलग रोल है। और साथ ही साथ उस 100 गज के प्लॉट पर भी इनको जगह मिली। अब वो जगह कहाँ मिली है और किस तरीके से मिली है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम वास्तु की पढ़ाई शुरू करेंगे। अब हम डायरेक्शंस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वास्तु के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि टोटल डायरेक्शंस क्या है? वैसे तो मैंने स्क्रीन पे लिख ही दिया है, आपने देख लिया होगा। लोगों को यही पता होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके करके 4 डायरेक्शंस है ना, ऐसे ही होता है ना। अब उसकी सब डायरेक्शंस भी होती हैं। अब जैसे यहाँ लिखे है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
ये 4 हो गई। अब उसकी सब डायरेक्शंस भी हो गई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। ऐसे करके चारों डायरेक्शंस की सब डायरेक्शंस आ जाएंगी तो वो 8 हो जाएंगे। और मैंने लिखा है कि हमारे पास 10 डायरेक्शंस है। अर्धव और अधो लिखा है, उसका क्या मतलब है? आकाश और धरती, एक ऊपर और एक नीचे, पाताल, या आप इस तरीके से लिखो। तो टोटल जो डायरेक्शंस हैं एक प्लॉट की, 10 डायरेक्शंस हमारे को मिलती हैं। उन 10 डायरेक्शंस को बैलेंस करना, उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर एरिया में कोई एक्टिविटी करना। अब वो एक्टिविटी किचन की भी हो सकती है और स्पोर्ट्स की भी हो सकती है, वो चेक करना, ताकि हम ये जान पाए कि हम किसको कौन सी जगह देकर चीजों को और बेहतर कर सकते। इन्हीं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम अपना मेन डोर बनाएंगे। अब आप कहेंगे जी हमने तो सुना है कि ईस्ट और नॉर्थ के जो एंट्रेंस होती हैं वो अच्छी होती हैं, तो क्या वेस्ट और साउथ के जो आपके पूर्वजों से मिले हुए घर हैं उन्हें छोड़ दें? ऐसा नहीं होगा। हम उसमें ऐसे दरवाजे बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एनर्जीज जो पॉजिटिव हैं केवल वो ही एंट्री कर सके, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि हमें मेन डोर कहाँ बनाना है, फ्लैट का डोर कहाँ बनाना है, किचन, बेडरूम, पूजा रूम, अगर ऑफिस बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी बेस्ट डायरेक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं वास्तु का वैदिक, अब हम बात करते हैं वास्तु का वैदिक जो हमारी बेसिक साइंटिफिक जो चीजें हैं वो क्या है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में नेचुरल लाइट हो, फ्रेश एयर हो, पानी का भी अच्छा सिस्टम हो हमारा, हमारी जो धरती में हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कनेक्टेड रहे, कि हम मतलब मेन जो पांचों तत्वों की रिक्वायरमेंट है। और आकाश को भी हम बिल्कुल नहीं छोड़, आकाश को छोड़ दिया तो हमारा मेंटल बैलेंस ऑफ हो जाएगा। तो आकाश तत्व को तो हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एग्जाम्पल देती हूँ, क्या होता है कि आप झुग्गी झोपड़ी में लोगों को देखते हो आए दिन लड़ रहे होते हैं, क्या उसी लेवल की लड़ाई आपको बड़े फ्लैट्स में या घरों में मिलती है? नॉर्मली नहीं मिलती। झुग्गियों में क्यों मिलती है? क्योंकि उनकी जो छत होती है वो नीचे होती है। जहां छत नीचे हो गई वहां आकाश तत्व कम हो गया। पहले के घरों को देखो, हाथ से डबल फ्लोर वाला छत हुआ करता था, 15 फुट से नीचे तो किसी भी घर का, आज भी अगर आप लोगों के घर पुराने किसी के हैं, पुराने गांव के हैं या छोटे शहरों में जो पहले घर बनते थे वो हैं, या यहाँ दिल्ली में भी अगर बहुत पुराने बने हुए घर हैं, जवाहरलाल नेहरू ने जब वो घर बनवाए थे तो कोई भी 10 फुट की सीलिंग नहीं है। क्या किसी का कोई जानकारी है? आज जो हम फ्लैट्स बनाते हैं उसकी मैक्सिमम हाइट दे देते हैं 10, क्योंकि हमने पार्किंग भी बनानी है और छत तक लेके जाना है। जो सरकार ने वो हमारी एक रेंज बना रखी है उसी रेंज में हमने करना है। किसी ने कुछ डाला है क्या? हाँ जी, यस मैम लिखा है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे झुग्गी झोपड़ियों में जो लेवल ऑफ सीलिंग है वो नीचे है, हाँ जी मोनिका जी, तो जब हम ये देखते हैं कि उनके लोगों का टेम्परामेंट जो है वो बहुत ज्यादा तीखा होता है, या मतलब बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ना मारना, एक दूसरे को घायल करना या दुश्मनी बनाना, क्योंकि वहां आकाश तत्व की बहुत ज्यादा कमी है। अब सरकार ने हमारे को, क्योंकि हाइट ऑफ जो बिल्डिंग है उसको निर्धारित कर दिया है और उसके अंदर हमें फ्लोर्स भी निर्धारित कर दिए हैं, तो हमने उसको डिवाइड करके पार्किंग की जो है हमारी 8 फुट कर दी, बाकी 10-10 फुट पे हमने वो कर दी। 10 फुट विद सीलिंग है। पहले हमारी जो लेंटर डलता था वो 1 फुट का डलता था, आज हमारा 1 फुट का नहीं डलता, वो बहुत 8 और 6 फुट के 6 इंच 8 इंच के बीच में हो गया। ये सबको फर्क, क्योंकि उसकी हाइट की जो उन्होंने सरकार ने जो पैरामीटर बनाया है उसके अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ चाहिए। अब पुराने घर देखोगे ना तो वो 15 फुट पर तो मिनिमम है ही है, उससे ऊपर भी अगर आपको पुराने घर, आप किले देख लो जो पुराने बने, डबल ट्रिपल फ्लोर्स हैं,
वहाँ आकाश तत्व इतना ज्यादा होता है क्योंकि वो बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, या हम ये कह सकते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं। जो सोचते हैं वो करके, राजा ने सोच लिया युद्ध करना है वो करे, राजा ने सोच लिया इसकी गर्दन को कलम करना है तो वो करके रखे। अच्छा और बुरा दोनों ही है, क्योंकि अगर उसकी अधिकता हो जाती है तो वो बुरा में भी चला जाता है, लेकिन अगर आकाश तत्व की कमी हो जाती है तो ऐसे लोग सड़क पर बात करते हुए अपने मन को परेशानी में बोलते हुए आपको दिखाई देंगे। बोलते जा रहे हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने मेरा ये छीन लिया, उसने, वो किससे बात कर रहे हैं? वो अपने आप से बात कर। आज तो कोई बोल रहा होता है ना, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने ईयरफोन लगा रखा है, बहुत लोगों ने ईयरबड्स लगाए हुए होते हैं और बात करते हुए जा रहे होते हैं। इसके पहले घूर के देखते थे, अरे ये बात कर किससे रहा है, इसका मेंटल बैलेंस ऑफ हो गया, यही सब कहा जाता है। ऐसा ही होता था ना। लेकिन उसके कारण है, अगर हमारा आकाश तत्व कम हो जाएगा तो आपको ऐसी सिचुएशंस दिखाई देंगी। आप बहुत बार देखो, माइयां अपने आप में जो मेड आती है घर में, वो कुछ कुछ गुदगुदा रही होती। मेरी मेड बोलती होती थी पहले, बहुत पहले की बात, मुझे कहती थी तू बात किससे कर रही है, कहती किसी से नहीं, अपने आप से बातें कर रही। तो जो अंदर उनके एक हलचल चल रही होती थी वो मुंह के माध्यम से बाहर आती थी। ये इंडिकेशन है आकाश तत्व के कम होने का। अब लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे ऐसे, क्योंकि क्या है, क्योंकि झुग्गियां हैं या छोटे घर हैं या छत नीची है, तो ये लोग मैक्सिमम बाहर होते हैं, रात को सोने के लिए अंदर जाते हैं, वो भी विंटर्स में, समर्स में तो वो भी नहीं जाते। तो आपको हर आदमी वैसा नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आज की डेट में, क्योंकि उन लोगों के पास भी पंखे और कूलर और कई जगहों पे आपको झुग्गियों में एसी भी दिखाई देंगे, तो वो आज अंदर ही बैठे हैं जैसे हम बैठे, तो उसके इफेक्ट थोड़े ज्यादा आपको दिखाई देंगे। तो हम ये सारी चीजों को वास्तु के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और उनके उपाय भी जानेंगे। वास्तु का उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्या केवल घर तक ही सीमित है, या हम अपने घर में बनाए हुए ऑफिसेस के बारे में भी वास्तु के द्वारा कुछ जानकारी ले सकते हैं, या हमने कुछ ऐसे भवन बनाए हैं, या हमने कुछ अपने ऑफिसेस को अलग से आउट ऑफ आर रेजिडेंस बनाया है, तो उसका वास्तु कैसे करना है। या मैंने जो बोला कि घर में ही, अब जैसे मेरा ऑफिस है, ये मैं ऑफिस में बैठी हूँ, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, मेरा ये ऑफिस बना हुआ है क्योंकि मैंने अपने घर में ही ये रूम चैम्बर बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने अपने घर में ही बनाया है। तो मुझे वास्तु इस तरीके से करना है कि इसको मुझे अपने घर से सेपरेट एनर्जीज देनी है, क्योंकि ये रूम मेरा अपने आप में ऑल एनर्जीज ऑक्यूपाइड वाला, यहाँ इस रूम की अलग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट सारा कुछ करना है मेरे को। इसके अलग से जो मुझे नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज चाहिए, मुझे अलग से चाहिए, क्योंकि मेरे प्रोफेशन का एरिया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये बड़ा पावरफुल होना चाहिए। तो ये सब, अगर ये मेरी पूरी, जो मेरा पूरा फ्लोर है, मेरा पूरा ऑफिस होता तो वो अलग कहानी, बाकी तो मेरा घर है, लेकिन ये मेरा ऑफिस है। तो ये हम वास्तु के द्वारा जानते हैं कि हम इसे बाइफरकेट कैसे करें। ठीक है जी। तो हम इस सब में कुछ कमर्शियल भी वास्तु के बारे में जानेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, आपके काम करने की जगहें हैं, चाहे वो ऑफिस नहीं है। अगर मैंने ऑफिस नहीं बनाया हुआ, लेकिन क्योंकि मेरा क्लाइंट आता है, मैं चाहे उसे ड्राइंग रूम में बैठाती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरा प्रोफेशन से कनेक्टेड है, तो मैं वहां की एनर्जीज को भी उतना ही बूस्ट करूँ। अब मैं कहूंगी कि मैं कहीं पर भी अपना क्लाइंट बिठा लूं, सोफे पे किसी भी फेसिंग करके बिठा लूं, नो। क्या मैं किसी भी फेसिंग पे बैठ जाऊं, नो। एक डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर डॉक्टर और पेशेंट का फेसिंग सेम हो जाए, कोई बात नहीं, वो बहुत डिफरेंस आ जाएंगे, बहुत उसकी एनर्जीज बिल्कुल बदल जाएंगी। डॉक्टर कमाने बैठा है और पेशेंट ठीक होने गया है, दोनों की जरूरतें अलग अलग, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम वास्तु करेंगे। ऐसे ही होटल्स के बारे में, अब होटल में भी देख लो, स्टाफ भी है, गेस्ट भी है, रिपेयर करने वाला भी है, आपका खान सामान मतलब शेफ्स भी हैं, तो सबकी अलग अलग जरूरतें, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, या हम ये कह सकते हैं उनका जॉब भी अलग अलग, तो हमें उन सबको ध्यान देना है। ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में, फैक्ट्रीज के बारे में हम अलग अलग डायरेक्शंस को जानने का प्रयास करेंगे वास्तु के माध्यम से। तो इस तरीके से हम
प्रवीण और वास्तु विशारद, वास्तु प्रवीण और वास्तु विशारद के 2 सेमेस्टर्स हैं, 6-6 महीने के हैं। आईकास आपको उसका सर्टिफिकेट देगा। आपको कुछ चीजों को समझाने के लिए, कुछ चीजों को दिखाना, जैसे हम कंपास से कैसे डायरेक्शंस को देखते हैं, समझते हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अभी हमने जो वास्तु के बारे में बात करी, इसमें अगर किसी को कहीं कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप बताएं, हम उसके अकॉर्डिंगली आगे बात करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अब आज की डेमो क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आप सबका दिन बहुत शुभ हो। वैसे तो रात्रि हो गई, आप सबके लिए रात्रि भी शुभ हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी तो एक्चुअली बेसिक थोड़ा सा क्लियर हुआ है। तो वंस वी ज्वाइन द क्लास और समथिंग, देन डेफिनेटली जी जी इट्स जी। नाइस, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू जी, मैम। ओके जी, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम जी।